मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया माइंड मैप सीरीज। किसी भी पीवाईक्यू बुक में जाकर देखो, इस चैप्टर से रिलेटेड इतने नहीं, इतने भी नहीं, इतने भी नहीं, बहुत सारे सवाल 2024 में आए हैं। साइंस टीचर वेरी क्लेवर, मांगे फीस कोई नहीं, क्यों जाने, इट इज अ न्यूमोनिक टू लर्न दिस 3D सीरीज एलिमेंट। जिसको नहीं आता वो याद कर। जब डाउन दी ग्रुप जाते हो 3D से 4D में तो बढ़ता है, लेकिन 4D से जब 5D में आते हो तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ेगा नहीं। 5D सीरीज तक जाते जाते वो डिप गायब हो जाता है। ये डिप क्यों आता है? ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऐसा चार्ज है जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से एक एटम पर आता है इन अ मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी कितनी है ये कैसे डिपेंड करती है? हेलो बच्चों, क्या हालचाल? मैं हूं सागर बरजातिया और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया माइंड मैप सीरीज। अरे मतलब माइंड मैप सीरीज में एक नया चैप्टर। और ये जो चैप्टर है इसकी खासियत क्या है, इसकी खूबी क्या है? तो पहले क्या करो, किताब खोलो, किसी भी पीवाईक्यू में जाकर देखो, किसी भी पीवाईक्यू बुक में जाकर देखो। इस चैप्टर से रिलेटेड इतने नहीं, इतने भी नहीं, इतने भी नहीं, बहुत सारे सवाल 2024 में आए हैं। क्यों सर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? जी यस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईओसी का। इस चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा इसमें तुम्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है लाइक पी ब्लॉक, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर आपने कुछ अगर सिस्टमैटिकली शॉर्ट नोट्स बना लिए, जो कि मैं आपको इस पीडीएफ के थ्रू, इस पीपीटी के थ्रू आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। आप मेरे को नहीं भी सुनोगे, वैसे तो एक बार सुन लेना, इस लेक्चर को देख लेना तो बहुत मदद मिलेगी। इस लेक्चर के पीडीएफ को भी अगर तुमने डाउनलोड करके 1 से 2 बार पढ़ लिया ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि इस पीपीटी को बनाने के लिए मैंने स्पेशली एनसीईआरटी की एक एक लाइन को निचोड़ा है, उसको सिंप्लीफाइड किया है और उसको लिखा है, टाइप किया है। ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि आने वाले 2025 चाहे कोई भी अटेम्प्ट दो, कोई भी शिफ्ट दो, ये बात आप कान खोल कर सुन लो। मेंस पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन खुलकर आएंगे। क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं? डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, एक्सेट्रा। और कहां से आ सकते हैं सर क्वेश्चंस? ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल एक टॉपिक होता है, उस पर बेस्ड जेई 2024 में काफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए। KMnO4 K2Cr2O7 को आप कैसे भूल सकते हो? उसकी प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज, स्पेशली उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पर भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। आपको रिएक्शन दे देगा, आपको कहेगा बैलेंसिंग बता दो, वगैरह वगैरह। ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होना, KMnO4 में एसिडिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में क्या होता है, न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा, जरूर पढ़कर जाइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, छोटा बम लेकिन बड़ा धमाका है वो। क्यों? क्योंकि यहां पर मात्र 3 से 4 स्लाइड्स होंगी, लेकिन उस हर एक स्लाइड का हर एक सेंटेंस अपने में एक क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ये छोटा सा माइंड मैप। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? ये होती है 3D सीरीज, ये होती है 4D सीरीज, ये होती है 5D सीरीज, ये होती है 6D। 6D सीरीज को सबसे सबसे ज्यादा मतलब कम पढ़ा जाता है, रीजन बीइंग रेडियो एक्टिविटी। सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इनकी केमिस्ट्री को पढ़ना काफी कठिन रहता है। तो 3D 4D 5D जहां पर भी आप देखोगे सिर्फ इन 3 सीरीज की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही कंपैरिजन हो रहा होता है। तो साइंस टीचर वेरी क्लेवर, मांगे फीस कोई नहीं, क्यों जाने, इट इज अ न्यूमोनिक टू लर्न दिस 3D सीरीज एलिमेंट। जिसको नहीं आता वो याद कर ले। 4D सीरीज में आते हैं, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट रहा पड़े आगे कूद जाना। ला लेंथेनम है, लेंथेनम। ये इसको डार्क ब्राउन कलर से इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये रिजेंबल करेगी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। उसके अंदर नहीं आएगी। एफ ब्लॉक एलिमेंट होते 14 हैं, लेकिन लेंथेनम के अंदर लेंथेनाइट सीरीज है, उसी तरीके से एक्टिनम के अंदर एक्टिनाइट सीरीज है जिसके अंदर 14 एलिमेंट्स हैं।
इसीलिए लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप देख रहे हो, इनका दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है जानेंगे थोड़ी देर में। तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। अगर आपको लग रहा है कि न्यूमोनिक्स फास्ट चल रहा है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा सुन लीजिए, लाइव नहीं है। इसका न्यूमोनिक कैसे याद करना है एक बार देख लीजिए। ऐसा रास्ता दबोचो, सागर भाई हंसो मत, मैं डर गया, रो दिया, कांप गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जो प्यास जी 3.0 से है, अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस इन द सेंस बता दीजिए कि हाँ भाई, ये कहानी जो सागर भाई रो मत दबोचो उसे, ये आपको मालूम है कि नहीं, है ना? क्योंकि हम सबका मकसद क्या है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यार ये बाउंस होता हुआ आ रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है? जितनी भी इनकम्प्लीट डी सबशेल्स होती हैं, अब इनकम्प्लीट डी सबशेल्स का मतलब क्या हुआ? D0 से D9 तक, सॉरी D1 से D9 तक, इजंट इट? ये D1 से अगर मैं D9 तक चलता हूं तो ये इनकम्प्लीट डी सबशेल्स कहलाई जाएंगी। क्या कहलाई जाएंगी बेटा? इनकम्प्लीट डी सबशेल्स कहलाई जाएंगी। तो ये इनकम्प्लीट डी सबशेल्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अगर D10 हो गया तो D10 हो गया तो फिर वो कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत नहीं आता। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, अगर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी D9 आ रहा है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर D1 से D9 आ रहा है तो भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है। जैसे अगर Cu को तुम लिखोगे तो यार 3D10 4s1 लिख सकते हो, और तुम कहोगे सर 3D10 तो भैया ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है। लेकिन फिर उसकी जब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं जो कि 3D10 होती है, सॉरी 3D9 यानी कि Cu2+, तो 3D Cu2+ में 3D9 आ गया। 3D9 का मतलब इनकम्प्लीट फील्ड डी सबशेल, यानी कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत कहलाने लायक है। तो डेफिनेशन क्या है? इनकम्प्लीट डी सबशेल इन ग्राउंड स्टेट और इन इट्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जांपल Cu का मैंने दिया Cu2+। और Zn हो गया, Cd हो गया, Hg हो गया, तो ये क्या है बेटा? जिंक के पास होता है 3D10 4s2, उसके बाद कैडमियम के पास होता है 4D10, इसके पास होता है 5D10। ये लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाए जाते, हालांकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं, लेकिन ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल्स। तो सर इसका वो वाला कॉन्सेप्ट देख लो ना, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। अरे भाई देख लो, तब भी हार जाओगे। क्यों? क्योंकि Zn2+ में आओ, Zn2+ में 3D10 4s0 होता है। लो बेटा, खत्म हो गई कहानी। उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये 3D10 है, तो भैया कैसे कर देंगे, कैसे कर देंगे? आए 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 आए। नेक्स्ट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होती है? NS0 N-1D 1 से 10, ये होती है आपकी पेनल्टीमेट शेल, और बट ऑब्वियस की बात है ये आपकी होती है वैलेंस शेल। दोनों को इकट्ठा लेना पड़ता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ताकि आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाओ। एटॉमिक नंबर 24 29 तो होता ही है, पैलेडियम भी है 5s0 4d10। ट्रांजिशन सीरीज 3d 4d 5d 6d मैंने नाम याद करवाए, न्यूमोनिक्स याद करवाए, लेकिन उसके साथ साथ आपको ना इसके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला याद कर लेना। क्यों? जेई स्पेशल है बेटा। क्या बात कर रहे हो सर? अरे हाँ यार, 2024 का ज्यादा दूर ना जाओ, 2024 का क्वेश्चन उठाकर देख लो। सेट उठाकर देख लोगे, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये एटॉमिक नंबर 21 है, 35 है, 38 है, 72 है, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बिलोंग करता है? खत्म हो गई कहानी। वो आपको ये जज करना चाहता है कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग एटॉमिक नंबर याद है कि नहीं। 21 से 30, 39 से 48, 57, और उसके बाद 72 से 80, 59, और उसके बाद 104 से 112। ओके बेटा, नेक्स्ट।
नेक्स्ट बात करेंगे एटॉमिक रेडियस को लेकर। एटॉमिक रेडियस क्या रहती है कि देखिए, न्यूक्लियर चार्ज जब आप सीरीज की स्टार्टिंग में होते हो, जैसे 21, 22, 23, 24, तो यहाँ पे D1 होता है, यहाँ पर D2 होता है, यहाँ पर D3 होता है, यहाँ पर D4 होता है। स्टार्टिंग में क्या है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट इनका होता ही बेकार है भाई। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी सबशेल की अगर हम बात करें तो डी इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, और उससे भी पुअर है एफ ब्लॉक का। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट इनका होता है, साथ में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्रॉस द पीरियड जाने पर, तो न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट। तो होगा क्या बेटा, धीरे 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 एटॉमिक साइज क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। धीरे धीरे एटॉमिक साइज क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। लेकिन जैसे तुम भैया फी कोनी के पास आओगे तो फी कोनी का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। एटॉमिक साइज यहाँ पर हम कहते हैं कांस्टेंट है, 126 पिकोमीटर आता है। एटॉमिक साइज सर कांस्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो यार Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बताइए जरा। Fe के पास 3d6 हो जाएगा, मतलब डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट में क्या हो जाएंगे, 3d7 हो जाएगा, 3d7 हो जाएगा। निकल में 3d8 हो जाएगा। तो भाई जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उसका शील्डिंग इफेक्ट एक तरीके से बढ़ रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट विल काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, दैट्स व्हाई द एटॉमिक साइज विल कांस्टेंट। लेकिन एंड तक जाते जाते अचानक से जिंक का एटॉमिक साइज कॉपर के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर D10 हो जाता है। D10 मतलब मैक्सिमम होगा, डी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 10 की, 10 के 10 आ गए, अपना संपूर्ण शक्ति के साथ शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे। और शील्डिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड यहां पर थोड़ा सा ज्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज से, इसलिए हम कहते हैं भैया जिंक का एटॉमिक साइज थोड़ा सा बढ़ गया। और जैसी कहानी 3D सीरीज के साथ होती है वही कहानी 4D के साथ, वही कहानी 5D के साथ। ओके, ग्रुप की बात करें तो 3D से 4D जाने पर आपको इंक्रीज मिलेगा, लेकिन 4D और 5D में नियरली सेम होगा। क्यों होगा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन। क्यों, इसी को कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। द फिलिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल बिफोर 5D इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और F के आने से, F को भरने से शील्डिंग इफेक्ट का और तहस नहस हो जाता है और सत्यानाश हो जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जितना बढ़ना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द, भाई जब डाउन दी ग्रुप जा रहे हो, शेल्स बढ़ रही हैं, शेल्स बढ़ रही हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना चाहिए ना। लेकिन जब डाउन दी ग्रुप जाते हो 3D से 4D में तो बढ़ता है, लेकिन 4D से जब 5D में आते हो तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ेगा नहीं। क्यों, F आ गया, F का शील्डिंग इफेक्ट बेकार होता है, उसको जितना अच्छे से रिपेल करना चाहिए था वो रिपेल नहीं कर पाता है, जिसके कारण एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट 4D एंड 5D का। इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होता है ऑफ्मोनियम और जिरकोनियम, अक्सर पूछा जाता है। बाकी ये जेई स्पेशल क्वेश्चन होता है, जेई स्पेशल। इस पे मैं तुमको एक बात बताऊं, बहुत प्यारी और सुनहरी, और बताता हूं, एक मिनट रुकना। स्लाइड नंबर 1 पे आ जाए। ये एक बार कान खोलकर बात सुनिएगा। ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, इसमें कोई लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का फर्क नहीं होता, ठीक है ना। इसमें नो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन इसके बाद जितने भी हैं, जितने भी, जैसे जिरकोनियम हॉफमोनियम इक्वल टू हो जाता है, नायोबियम और टीए इक्वल हो जाता है, मॉलिब्डेनम टंगस्टन इक्वल हो जाता है, टीसी रे इक्वल हो जाता है, आरयूएस इक्वल हो जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाता है, एजीयू इक्वल हो जाता है, सीडीएचजी इक्वल हो जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारा जेई 2023 में, ठीक है, एटॉमिक साइज पर आया था। आंसर क्या था, आंसर था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझे मेरी बात, वाई और ला में नहीं होता है। इसका एटॉमिक साइज जैसा बढ़ रहा था वैसा ही बढ़े। समझ में आई मेरी बात प्यारे, क्यों भाई, चटर मटर एसवीएस आर्मी सब सुन रहे हैं, सुन रहा है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ज्यादा होती है कंपेरेटिवली एस ब्लॉक मेटल से। दोनों ही मेटल है, दोनों ही मेटल है, लेकिन डी ब्लॉक मेटल्स के पास थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और मैं तो कहता हूं मेल्टिंग पॉइंट ही क्यों,
इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी इन्हीं की ज्यादा होती है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वाई 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 वाई, क्योंकि ये सब कुछ चाहे मेल्टिंग पॉइंट जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारा मेटालिक बॉन्डिंग पे। तो मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है कितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और चूंकि चूंकि ns और n-1d में लेस एनर्जी गैप है, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब गिनने रहते हैं तो केवल ns का ही नहीं देखते हैं, -1d को भी भागीदारी में लेते हैं। इन दोनों के कंबाइंड देखा जाता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें कितने हैं, तो मिलाकर तो बहुत हो जाते हैं। जैसे मैग्नीज में 3d54s2 तो 5 अनपेयर्ड है, क्रोमियम में 3d54s1 टोटल 6 अनपेयर्ड हैं। तो भैया क्या रहता है, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है। ये देखिए क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है ना। लेकिन वही बात अगर मैं मैग्नीज की करूं तो यहां पर एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है। उस एक्सेप्शनल केस को समझाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से चीज समझा दूं। क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द metallic bonding. Metallic bonding depends upon the number of unpaired electrons. More the number of unpaired electrons, more will be the overlapping, and more the overlapping, more will be the melting point or enthalpy of atomization. इधर से चलो उधर चलो, बात एक ही है। 3D सीरीज में क्रोमियम के पास 3d44s1 होता है, मैग्नीज के पास 3d54s2 होता है। 3d54s1 या 3d44s2 क्रोमियम में देख लो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर अचानक से 3d54s2 यानी कि मैग्नीज में आते आते एक डिप सा महसूस होता है, मेल्टिंग पॉइंट एक डिप दिखाता है। डिप 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 दिखाना चाहता हूं मैं आप लोगों को। ये देखिए ये एक डिप आता है, ये 3D सीरीज की बात हो रही है। फिर 4D सीरीज में आएंगे, इसमें भी डिप आ रहा है। 5D सीरीज तक जाते जाते वो डिप गायब हो जाता है। ये डिप क्यों आता है, ये डिप इसलिए आता है कि जो मैग्नीज होता है वो पूरा का पूरा खतरनाक तरीके से स्टेबिलिटी दिखलाता है। उसमें से इलेक्ट्रॉन 3D से 4s में जाना नामुमकिन है। जैसे क्रोमियम में एक तरीके की प्रोबेबिलिटी रहती है, मैग्नीज में कोई नहीं है, ना 3D से 4s में ना 4s में 3D में। ये जैसा है एकदम एक्सट्रीमली हाफ फील्ड स्टेबल है। अब ये हाफ फील्ड स्टेबल है तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल है, सुनते रहना मेरी बात ध्यान से, क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल है तो नो डीलोकलाइजेशन, नो एक्सचेंज एनर्जी, नो डीलोकलाइजेशन, नो एक्सचेंज एनर्जी। जब ये डीलोकलाइज नहीं करेगा, या ये कह लो कि इसको कोई मतलब नहीं है किसी से भी पेयरिंग वेयरिंग करने की, ये कोई अगर इसके साथ कोई संबंध बनाना भी जाएगा कहेगा नहीं भैया हम स्टेबल हैं, हमको स्टेबल रहने दो, हमको तुमसे मतलब नहीं है। तो अचानक से क्या होता है कि जैसे एक गाड़ी स्पीड में चल रही है 100 किलोमीटर की, अचानक से तो एक स्पीड ब्रेकर आया तो तुमने एक झटका मारा, तुम्हारा स्पीड एकदम से कम हुआ 80 या 70 तक, फिर तुम जूम करते हुए भगा ले गए। यहां पर यही होता है, यहां पर D2, यहां पर D3, यहां पर D6, अचानक से सोच रहे थे कि और बढ़ेगा लेकिन एकदम से कम हो जाता है, इसलिए एक सडन फॉल आता है मेल्टिंग पॉइंट में, इसलिए एक डिप आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बेटा क्या पढ़ रहे थे, वहीं पे वापस आते हैं। तो हाफ फिल्ड D5 होता है और वीक मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। और यहां पर Zn में, Zn भी एक बहुत बढ़िया केस है, इसमें फुली फिल्ड D10 होता है, जिसकी वजह से इसके पास वीक मेटालिक बॉन्ड होता है। भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मेटालिक बॉन्ड तो वीक होगा। इसके तहत जिंक को कहा जाता है कि तुम बड़े सॉफ्ट मेटल हो बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास मेटालिक बॉन्डिंग है ही नहीं। और जो मेटालिक बॉन्डिंग क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेटालिक बॉन्डिंग नहीं है, मेटालिक बॉन्डिंग नहीं है तो तुम सॉफ्ट हो, तुम हार्ड नहीं हो, बाकी सब हार्ड है। बाकी सबके पास कुछ ना कुछ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन तुम नहीं, सबका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा है तुम्हारा नहीं है, सबकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अच्छी है तुम्हारी नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे 3D सीरीज हो चाहे 4D सीरीज हो चाहे 5D सीरीज हो, मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में वैसा फर्क दिखाई देगा। और जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे, अब जैसे Fe, CO, Ni, अब ये 3D6,
ये कोबाल्ट 3D7, ये 3D8, धीरे धीरे यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट में भी थोड़ा सा बदलाव दिखेगा, इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। इसलिए जब डिप आया उस गर्व में, जब डिप आया तो डिप के बाद वो नीचे है, ऊपर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ये है एटॉमिक साइज का ट्रेंड, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है। ये ट्रेंड क्या दिखलाता है कि देखो यहाँ पर ये डिक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, फिर ये देखो मैं इस कर्व को ऐसे पढ़ाता हूँ बच्चों को, जैसे ये देखो ये ए एकदम बेहतरीन तरीके से डिक्रीज हुआ, ठीक है, फिर फी कोनी में एकदम से कांस्टेंट है, फिर सीयू में हल्का सा बढ़ोतरी और जिंक एकदम बढ़ गया, ये देखो जिंक बढ़ गया, D10 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो डेंसिटी भी डी ब्लॉक मेटल्स की ज्यादा होती है एस ब्लॉक के कंपैरिजन, और ये डेंसिटी जो है ना, ये वाला, ये जेई स्पेशल है, यानी कि जेई पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर उठा देख लेना। क्वेश्चन यही था कि भाई देखो, जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो, अक्रॉस द पीरियड जाते हो, तो भाई जी आप ये बताओ एटॉमिक मास पर क्या फर्क पाते हो? सर जी एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, और बेटा एटॉमिक साइज कह लो या तुम इसको बेटा वॉल्यूम कह लो, वो क्या होता है? सर जी कम होता है। भाई एक तरीके से अगर हम स्टेप बाय स्टेप ना देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, लेकिन हाँ डिक्रीज तो होता ही है ना। हाँ जी। और डेंसिटी क्या होता है सर जी? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है, वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो देखो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, अचानक से जिंक की क्या है? कम हो रही, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जिंक में D10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। अनएक्सपेक्टेडली चूंकि इसका एटॉमिक साइज बढ़ जाता है तो डेंसिटी इसकी कम हो जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। मेटालिक करेक्टर की बात करें तो ये भैया हार्ड है, सॉलिड है, डक्टाइल है, मैलिएबल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और इसमें एक मरकरी जो है वो लिक्विड होता है, ये तो सबको पता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत तसल्ली से ध्यान से देखना, पढ़ना, इसके सारे पॉइंट्स याद करना, ठीक है। पहली बात तो याद कर लेना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पूछो क्यों? तो सर देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या कंसेप्ट होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऐसा चार्ज है जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक एटम पर आता है इन अ मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी कितनी है ये कैसे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि उसका आउटर मोशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस और नो? ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर होता है। जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस +5, क्यों? क्योंकि 15 ग्रुप है ना। बी में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि एक से ज्यादा, जैसे Mn 2+b है, 3+b है, 4+b है, 5+b है, 6+b है, 7+b है। MnO4 माइनस में Mn7+ है, MnO4 माइनस में Mn6+ है, MnO2 में Mn4+ है। इतने सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, वेरिएबल है। अरे यार ज्यादा दूर ना जाओ, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट देख लो, Fe2+ है और Fe3+ है। पर क्या ऐसा एस ब्लॉक एलिमेंट में देखने को मिलता है? पी ब्लॉक एलिमेंट में भी देखने को नहीं मिलता। एक आध एग्जाम्पल होगा तो बात अलग है। एस ब्लॉक में देख लेना भाई, Na+ है तो Na+ है, Mg2+ है तो Mg2+ है। पी ब्लॉक में अगर Al3+ है तो Al3+ है, कार्बन अगर C4+ है तो C4+ है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ वो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा दो तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ले आओ, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर ये इसकी टेंडेंसी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना। क्यों? जस्ट बिकॉज कि NS और N-1D में जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से दोनों सबशेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है किसके बीच में? NS एंड N-1D इलेक्ट्रॉन्स। तो अब 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं, 3D सीरीज, तो एक मिनट, लेट मी टेक दिस। SC21 होता है, फिर शक्ति, वक्रमण, पी को पूजन। कैंडियम की बात करता हूं तो वो 3D1 4s2 होता है। जिंक की बात करता हूं 3D10 4s2 होता है। इसमें से अगर मैं देखूं, अब जैसे TI का देखूं तो 3D2 4s2 होता है, फिर ये 3D3 4s2 होता है। तो इतना समझ में आ रहा है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जो वैलेंस शेल में है। वैलेंस शेल में क्या है? 4s2 4s2 4s2।
लेकिन जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन नहीं बच सकता, क्योंकि आप इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे चुके होगे कि इसको भी निकलना पड़ेगा मजबूरन। तो स्कैंडियम इनमें से एक ऐसा है जो +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, केवल +3 करता है। और जिंक भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे ही जिंक को Zn2+ बनाओगे तो ये 3d10 हो जाएगा। अब 3d10 हो गया मोस्ट स्टेबल। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपकी हालत त्रस्त हो जाएगी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। Zn3+ नहीं होता है, Zn2+ होता है बस। इसलिए यहां पर लिखा है कि Sc3+ और Zn2+ एग्जिबिट ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी नहीं है। वेरिएबल तभी होगा ना जब एक से ज्यादा होगा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। 3D सीरीज के पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? +7, बट ऑब्वियस की बात है। लेकिन अगर मैं पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो +8 होती है। Fe के नीचे Ru और OS होते हैं, इनके पास +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कौन से कंपाउंड में? इनके ऑक्सीजन के कंपाउंड्स में, RuO4 OSO4। ओके, इन डी ब्लॉक द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +8 OS एंड Ru के पास। अच्छा, कभी कभार ये लोग भैया ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी शो करते हैं, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स में, पाई एसिड लिगेंड्स, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे NiCO4 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, FeCO5 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। Their higher oxidation states are more stable in fluorides and oxides. Why in fluorides? Why in fluorides? क्यों? क्योंकि भैया देखो इसका हाई लैटिस एनर्जी होता है, इसलिए ये इसको स्टेबल कर पाता है। ऑक्साइड्स क्यों? क्योंकि ये पी पाई या मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखता है ना। पी पाई या पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए बढ़िया तरीके से स्टेबल कर देता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ऑक्साइड्स आर नॉर्मली मोर स्टेबल देन फ्लोराइड्स ड्यू टू द कैपेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। यही जो मैंने अभी बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो है ना, जो कम समझ में आया ना वो समझ लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक बार इसको देख लो भाई। बहुत बहुत प्यारी और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो भाई ऐसा है ना, नोट्स वोट्स बना लिया करो साथ में। साथ में ना बना पाओ तो बाद में बना लो, लेकिन बनाते रहा करो। अच्छा, इसका लास्ट जो पॉइंट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स आर नॉर्मली स्टेबल एंड इट बिकॉज इट फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स। इसमें बहुत प्यारा एग्जांपल है MnF4। MnF4 जो होता है इसमें ये कहना चाहता है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा, कि मैग्नीज फ्लोरीन के साथ केवल हाईएस्ट कंपाउंड है वो यही बना सकता है। इससे अगर तुम ज्यादा चाहते हो तो वो है केवल MnO3F, जहां पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ सकती है। लेकिन Mn और F के साथ अगर तुम +7 लाना चाहते हो तो ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ेगा। अदरवाइज MnO2 में मैग्नीज +7 छूटा है। यहां तुम अगर ये सोचो कि सर हम MnF7 कर दें तो इसमें इसकी +7 होगी, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। MnO2O7 में MnO-Mn लिंकेज होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। 3 ऑक्सीजन इसके पास, 3 ऑक्सीजन इसके पास। ये रहता है Mn2O7 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू ईच Mn। नेक्स्ट आता है कुछ बातें और विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे Cu2+ में स्टेबल है। रीजन, कुछ कुछ के रीजन मैं बता रहा हूं। इट इज बिकॉज ऑफ द हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, अभी बताता हूं क्या है। Mn2+ क्यों स्टेबल है? क्योंकि D5 ज्यादा स्टेबल होता है। Sc3+ क्यों स्टेबल है? क्योंकि भैया जब तुम 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखा नहीं पाएगा, इसलिए Sc3+ ही स्टेबल होता है। अभी ये बताकर भी आ रहे हैं। Cr3+ क्यों स्टेबल है? क्योंकि Cr3+ में D3 है, और D3 में जो होता है ना T2G3 काफी ज्यादा स्टेबल होता है। इन चारों का क्या रीजन होगा आप कमेंट बॉक्स में। जैसे Ni2+ क्यों स्टेबल है? D8 है तो T2G6 Eg2 स्टेबल। तो कुछ चीजें
हम लोगों को जैसे Cr3+ में, Ni2+ में विद रिस्पेक्ट टू CFT एक्सप्लेन करनी है, विद रिस्पेक्ट टू T2G और EG एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि डेटा में वैल्यू पहले आती है, उसके बाद हम उसका एक्सपेक्टेड रीजन निकालते हैं। जो चीज हमें पहले से पता है उस पर तो हमको पता रहता है कि ये अगर D5 है, ये D10 है, तो ये तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन अगर D3 में अचानक से आ जाए और D8 में आ जाए तो हमें रीजन ढूंढना पड़ता है। तो रीजन ढूंढने पर पता चला इट इज बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग। नेक्स्ट आता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना बाउंस करता हुआ आया। ये कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये आपको याद रखनी है। ये बहुत प्यारा स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का बेटा, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पी ब्लॉक एलिमेंट में तुमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था, और नीचे जाते हुए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, याद है कि नहीं? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन पी ब्लॉक आर स्टेबल, व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन ऐसी कहानी बिल्कुल अपोजिट हो जाती है जब हम डी ब्लॉक के अंदर होते हैं। डी ब्लॉक के अंदर नीचे जाते हुए जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज्यादा स्टेबल होता है, बिल्कुल अपोजिट। देखो यहां लिखा है इन पी ब्लॉक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैवियर एलिमेंट्स आर स्टेबल, रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट, व्हाइल इन डी ब्लॉक हैवियर एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल। तो इसका जैसे प्रमुख एग्जांपल है ग्रुप 6b का CrMOW। तो इसमें Cr+6 होता है, इसमें भी MO+6 होता है, W टंजस्टन +6 होता है, ठीक है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि Cr+6 कैन बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है वो अपना रिडक्शन कर सकता है, बट दे बोथ कांट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये अपना रिडक्शन नहीं कर पाएंगे, ये अपना रिडक्शन नहीं करना चाहते हैं, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये +6 में ही अपने आप को ज्यादा स्टेबल मानते हैं। तो बेटा याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं Cu2+ की बात कर रहा था, तो याद रखना यार Cu+ कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तुम अगर कॉपर लेते हो, कॉपर होता है 29 का मतलब 3d9 4s2 या 3d10 4s1। तुमने Cu+ लिया तो ये हो गया 3d10 4s0। अब कायदे से तो यहां पर हमको बहुत ज्यादा हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी चाहिए भाई, क्योंकि अगर ये स्टेबल हो चुका है तो फिर हम काहे को इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि Cu2+ ज्यादा स्टेबल है, तो रीजन ये है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखलाता है। अगर कोई कॉपर +1 का कंपाउंड होगा तो वो क्या करेगा, वो Cu+ जो है वो Cu2+ और Cu में ब्रेक हो जाएगा। +1 से +2 ऑक्सीडेशन दिखला रहा है और +1 से 0 रिडक्शन दिखला रहा है, तो इसी को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन जाना। तो Cu2+ क्यों है ज्यादा स्टेबल? रीजन लिखा ना, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज। तो चार्ज किसका ज्यादा है, 2+ का कि 1+ का? 2+ का। साइज किसका कम है, 2+ का। तो दोनों ही फैक्टर्स ये बतला रहे हैं कि Cu2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। समझे मेरी बात? नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, और इनका किसी ना किसी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और ये मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग द फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू √NN+2 Bm, मतलब बोहर मैग्नेटॉन। अब अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2.84 आएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5.92 आएगा, 1 है तो 1.73 आएगा, n इक्वल टू 3 है तो 3.8 करके कुछ आएगा, ऐसे करके रहता है। तो ये जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है ना, ये टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देता है। समझे हो? समझे हो? मान लो मैग्नेटिक मोमेंट किसी का जैसे दिया 3.82, कहेगा टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, तो कहते हैं ना 3 पॉइंट से पहले वाला, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं कलर की। तो कलरलेस कौन होते हैं पहले ये जान लो, Sc3+ Ti4+ Zn2+, वेरी इंपॉर्टेंट। Sc3+ क्यों? क्योंकि D0 होता है। Zn2+ क्यों? क्योंकि D10 होता है। तो सर कलर कौन दिखाएगा? जो डी ट्रांजिशन दिखा सकता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जो T2G से EG में ट्रांजिशन दिखलाएगा वो कलर दिखाएगा, सीधी बात खत्म। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का क्या मतलब है?
इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास एक कोई सॉलिड क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का होता है, दे आर टाइटली पैक्ड। अब देखो इसके बावजूद यहाँ पर छोटी छोटी वॉइड्स हैं, है ना, ये छोटी छोटी क्या है, इंटरस्टिशियल्स हैं, एम्प्टी स्पेस हैं, या इसको वॉइड्स कहते हैं। अब इन वॉइड्स के अंदर तुम छोटे छोटे एलिमेंट्स और डाल दो, लाइक HCN। अब ये एटम्स जब H या C के या N के इसके अंदर आएंगे तो ये और भी ज्यादा हार्ड हो जाएंगे, इजंट इट, और भी ज्यादा इनर्ट हो जाएंगे, और भी ज्यादा हार्ड हो जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। तो व्हेन less reactive non-metals of atomic size, hydrogen, boron, nitrogen, carbon, trapped in the interstitial space of transition metals, interstitial compounds are formed। और ये हमेशा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है जैसे मान लो TiH 0.54 ऐसे करके आएगा, जिनकी स्टोइकियोमेट्री बराबर नहीं है। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि ज्यादा आर्ट होते हैं, और दे आर केमिकली इनर्ट। और ये हैशटैग जेई स्पेशल है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है और आता रहेगा। नेक्स्ट आता है एलॉय फॉर्मेशन। तो चूंकि जैसा मैंने कहा कि जैसे फीकोनी है, अब इनका एटॉमिक साइज नियरली अबाउट सेम है, तो अगर 15% तक का 15% तक का डिफरेंस है, तो क्या करते हैं हम लोग, एक या दो एटम्स को निकालते हैं क्रिस्टल लैटिस से, उसके बदले किसी दूसरे को डाल देते हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है दो सॉलिड्स का, और दो सॉलिड्स के होमोजीनियस मिक्सचर को एलॉय कहते हैं। तो जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये करना इसलिए आसान है क्योंकि जो रेडियस का डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है। तो दे आर ऑल्सो हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जैसे ब्रास कॉपर प्लस जिंक का है, और ब्रोंज कॉपर प्लस टिन का है। ये दोनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हैं, और इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है कैटलिस्ट को लेकर बात। तो ये इनके पास कैटलिटिक प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी क्यों है? देखो, कोई भी एलिमेंट अच्छा कैटलिस्ट तब कहलाया जाता है जब वो अपने सरफेस में अच्छा एड्सॉर्प्शन कर, अपने सरफेस पे रिएक्टेंट सबस्ट्रेट्स को अटैक करवाने की परमिशन दे सके, उनके पास फ्री वैलेंसी हो, फ्री ऑक्सीडेशन स्टेट हो, हाई न्यूक्लियर चार्ज हो, स्मॉल एटॉमिक साइज हो, और ये सारी विशेषताएं इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करना, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ स्पेशल जैसे निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में होते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, आयरन कहाँ कहाँ यूज होता है, ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। नेक्स्ट आता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, तो हुई क्या ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वा सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी तक हम लोग सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी को ज्यादा महत्व दे रहे थे, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वा सॉल्यूशन में कौन तय करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्न डिपेंड्स अपॉन 3 इंथैल्पीज। इसमें मैं पहली इंथैल्पी अगर लिखूंगा तो वो हो जाएगी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, कि यदि तुम बेटा किसी मेटल को, जो कि वो अपने सॉलिड स्टेट में है, उसको तुम हीट दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फेज में, और ये एंडोथर्मिक होती है। दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दूसरी इंथैल्पी पर डिपेंड करता है वो होती है आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी भी, इसमें तुम एनर्जी देते हो तो ये एंडोथर्मिक होती है। जो ये गैसियस एटम यहाँ पर निकला है, इसमें यदि तुम एनर्जी दोगे तो ये कैटाइनिक गैसियस में कन्वर्ट होगा बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। और फिर ये कैटाइनिक गैसियस वाला जो है, इसको तुम पानी में डालोगे तो हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती है। किसी भी आयन को जब तुम पानी में डालते हो तो एनर्जी रिलीज होती, इसी को कहते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी, कि एक्वस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। M प्लस गैस, M प्लस एक्वस, और कुछ एनर्जी रिलीज होगी, इसी को कहते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब होता क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं E0 M2 प्लस से M की, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक तराजू में रखा जाता है हाइड्रेशन इंथैल्पी, और एक तराजू में रखा जाता है आयनाइजेशन इंथैल्पी 1 प्लस आयनाइजेशन इंथैल्पी 2। 3D सीरीज के अंदर जब तुम भागते हो
तो सारे के सारे जो E0 M2+ से M होते हैं वो सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, दैट इज देयर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर मैं बात कर देता हूं केवल कॉपर की तो उसका होता है प्लस का 0.34। व्हाई? क्योंकि उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है दे आर नॉट कॉम्पेंसेटिंग दी आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसीलिए कॉपर कैन नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम दी एसिड्स। हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होंगी लाइक HNO3 तो कर सकता, नॉर्मल नहीं। मैंगनीज एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी जनरल ट्रेंड, इवन निकल भी। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या तो भैया पहले Cr2+ is reducing and Mn3+ is oxidizing when both have D4 configuration. Very important point. Cr2+ जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट है, Mn3+ जो है ऑक्सीडाइजिंग है, जबकि दोनों के पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है। कहने का मतलब है कि Cr2+ रिड्यूसिंग है यानी कि ऑक्सीडेशन चाहता है, ऑक्सीडेशन के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि Cr3+ में जाएगा। क्यों? हालांकि ये D4 है लेकिन जाना चाहता है D3 में। क्यों? क्योंकि D3 में T2G3 है जो कि काफी ज्यादा स्टेबल है। लेकिन वहीं मैं अगर बात करता हूं Mn2+ की, तो Mn2+ किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बाय एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टिंग इनटू, सॉरी उल्टा लिख दिया, Mn3+ की बात हो रही है ना। तो यहां पर क्या है कि Mn3+ D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये लूज नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, आपने जब भी पढ़ा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 पढ़ा है, 2 पढ़ा है, 3 पढ़ा है, 4 तक जाने में ना हालत रस्त हो जाती है। मैक्सिमम यू कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन इज 3, हाइपोथेटिकली तो फिर तुम 10 भी निकाल सकते हो। तो Mn3+ इसके बाद जब आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे वो बहुत ज्यादा होगी, तो ये रैदर देन लूजिंग इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो जानता है कि मैं Mn2+ बनूंगा और Mn2+ में D5 है और ये हाफ फील्ड स्टेबल है। स्टेबल दोनों हो रहे हैं, दोनों के पास D4 थी, दोनों स्टेबल हो रहे हैं, एक बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एक बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। बाय लूजिंग इट इज कन्वर्टिंग इनटू D3, D3 अकॉर्डिंग टू CFT T2G3 इज स्टेबल हाफ फील्ड, और ये D5 तो हाफ फील्ड स्टेबल होता ही है। आगे बढ़े। Cr2+ कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम NCERT। एक रिएक्शन है इस तरीके की कि Cr2+ जब H+ के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है। अगेन ये फैक्ट इससे रिलेटेड है कि Cr2+ रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी कि H+ को H2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे all metal except scandium form metal oxides which are ionic. Highest oxidation state in the oxide coincides with the group number. For example, अगर मैं बात करता हूं Mn हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है और Mn2O7 में हायर ऑक्साइड्स है, का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से कोइंसाइड कर रहा है। ग्रुप नंबर मीन 7 ग्रुप नंबर पे होता है, ग्रुप नंबर इसका 7 होता है। नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन फैक्ट है, Fe2O3 आर नोन। ये आपने फजान रूल से रिलेट कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर। एक हम लोगों ने फैक्टर नहीं पढ़ा था, हायर द चार्ज मोर विल द कोवेलेंट करेक्टर, और ये बेटा अभी ना जेई 2024 में आ गया था। Mn2O7 फिर से जेई 2024 में पूछा गया था कि कोवेलेंट ग्रीन ऑयल होता है। ये इस पर ना याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस पूरी स्लाइड से बन सकते हैं। असर्शन, रीजन, ट्रू फॉल्स, तो कुछ फैक्ट्स लिखे जैसे Mn2O7 एक कोवेलेंट ग्रीन ऑयल होता है, CrO बेसिक ऑक्साइड है, Cr2O3 एम्फोटेरिक है, V2O5 एम्फोटेरिक है, यानी कि एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। अब 2024 में आया था स्टेटमेंट की V2O5 एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, गलत है, एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। V2O4 डिसॉल्व्स इन एसिड टू गिव VO2+। ये सारा का सारा बेटा 2024 में, सारा का सारा पूरा का पूरा पॉइंट 2024 का है, ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं KMnO4 की। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं बेटा, KMnO4 को कैसे याद करेंगे, तो इसमें P पॉइंट याद रखना। पर मैग्नेट को पायरोल्यूसाइड ओर से ही तैयार किया जा सकता है और ये पर्पल कलर का होता है। क्या? पर मैग्नेट
MnO4 माइनस कहाँ से मिलता है? पायरोलुसाइड और MnO2, और किस कलर का होता है? पर मैग्नेट पर्पल। तो रिएक्शन याद करनी है आपको, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता कि आप पायरोलुसाइड और MnO2 को या तो KOH प्लस O2 में डालो या K2CO3O2 में डालो। किसमें कन्वर्ट होता है पहले? K2MnO4 में। K2MnO4 का कलर शायद ग्रीन कलर का रहता है ना? द फ्यूज मास टर्न्स ग्रीन, ग्रीन विद द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। तो MnO4 माइनस ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद जो ये K2MnO4 मिला है, उसमें या तो रिएक्शन तुम Cl2 के साथ करा दो, या O3 प्लस H2 के साथ करा दो, या CO2 के साथ करा दो, सारी चीजें आपको एक ही रिजल्ट देंगी, KMnO4 KMnO4 KMnO4। ठीक है। कमर्शियली आप कैसे इसको निकाल सकते हैं? बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ MnO4 माइनस टू MnO4 माइनस, और ये होता है इसका लैब प्रिपरेशन, जिसमें आप पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करते हो तो आपको MnO4 माइनस प्लस सल्फेट प्लस H प्लस मिलता है। देखो ये चीजें याद करने वाली, आई कैन हेल्प इट, एंड दीज ऑल रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कोई भी रिएक्शन मैं ये नहीं कह सकता कि इसको छोड़ दो बेटा ये नहीं आएगी, आएगी, सब आएंगी। ये देखो, ये बहुत प्यारी चीज है, ये आनी ही आनी है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पर मैग्नेट एंड मैग्नेट आयन, ये होता है तुम्हारा MnO4 माइनस, ये होता है तुम्हारा MnO4 माइनस। MnO4 माइनस पर्पल कलर का है, MnO4 माइनस ग्रीन कलर का है। MnO4 माइनस में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, MnO4 माइनस में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर D पे 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर D पर D यानी कि D पे 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जो कलर होता है इट इज बिकॉज ऑफ LMCT, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्योंकि यहाँ पर डी में जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी ट्रांजिशन तो होगा नहीं। तो होता क्या है, ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है मैग्नीज का, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाता है, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से डी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ट्रांजिशन दिखाएगा, ट्रांजिशन दिखाने से कलर आएगा। तो LMCT। सेम चीज हम लोग K2Cr2O7 में सीखते हैं कि Cr2O7 माइनस जो कि डाइक्रोमेट होता है वो ऑरेंज कलर का होता है जस्ट बिकॉज ऑफ LMCT। ये तुम्हारा पैरामैग्नेटिक होता है, ये तुम्हारा डायमैग्नेटिक होता है। और दोनों में याद रखना कि ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और इसका d ऑर्बिटल आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बनाता है। ये सारी चीजें ये लिखी हुई हैं यहाँ पे। मैग्नेट और पर मैग्नेट दोनों ही टेट्राहेड्रल होते हैं। ग्रीन मैग्नेट होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। पैरामैग्नेट पर्पल होता है और डायमैग्नेटिक होता है। पाई बॉन्ड जो बनता है वो p और d orbitals, p orbital of oxygen and d orbital of manganese. And again it is, I will say, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है, जेई 2025 में ये बात टिक कर ले लो, आ सकती। समझे मेरी बात? नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्शन ऑफ हीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप KMnO4 को हीट करते हैं तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 मिलता है। ठीक है, अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आना ही आना है। On treatment with concentrated H2SO4 it forms blah 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 explosive nature, याद करने वाली बात है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कलाइन, न्यूट्रल, एसिडिक KMnO4 पढ़ते नहीं पढ़ते हो? इनके एन फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, और KMnO4 के एन फैक्टर को याद करने का सबसे आसान तरीका है बैन। बैन में ये होता है तुम्हारा बेसिक मीडियम, ये होता है तुम्हारा एसिडिक मीडियम, ये तुम्हारा होता है न्यूट्रल मीडियम। क्या हुआ कुछ? तो अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए पहले आपको याद रखना है कि जब स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम होता है तो वो KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है? MnO4 माइनस गेट कन्वर्ट्स इनटू MnO4 माइनस। तो क्या है? MnO4 माइनस, यानी कि +7 से +6, यानी कि एक का चेंज है। एसिडिक मीडियम की अगर बात करते हैं, however if solution is dilute blah 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 MnO2 is received। अच्छा, न्यूट्रल में ये MnO2 में कन्वर्ट होता है, यानी कि +4, और +7 से +4 यानी कि 3। एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस यानी कि 5।
तो इस तरह से आप एन फैक्टर और उसके मीडियम्स और किसमें KMnO4 किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये देख सकते हो। एक मिनट, ये शायद, हाँ नहीं सही है, सही है, सही है। तो ये 153 याद रखना, KMnO4 किसमें कहाँ कन्वर्ट होता है ये याद रखना। फिर इनके ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे एसिडिक मीडियम में H2S में कन्वर्ट होता है, SO2 SO4 2 माइनस में, नाइट्राइड नाइट्रेट में Fe2 प्लस Fe3 प्लस में, Cl माइनस Br माइनस I माइनस मतलब X माइनस X2 में हो रहा है। ये क्या था, HCOH फॉर्मिक एसिड CO2 प्लस H2O में, ऑक्जेलिक एसिड CO2 में, H2O3 2 माइनस SO4 O6 2 माइनस में। और KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू MnSO4। न्यूट्रल या वीक एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट होता है MnO2 में, Br माइनस BrO3 में, I माइनस IO3 माइनस में, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं K2Cr2O7 जो कि नेक्स्ट कंपाउंड है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहली बात कि पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलता कहां से है, सोडियम डाइक्रोमेट से, बाय रिएक्शन विद KCl। सोडियम डाइक्रोमेट कहां से मिलता है, बाय रिएक्टिंग सोडियम क्रोमेट विद H2SO4। तो सोडियम क्रोमेट कहां से मिलता है, जब आप रोस्टिंग करते हैं क्रोमाइट और की इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO एंड O। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन हो रहा है कि आप आयरन क्रोमाइट और लेते हैं, आप रोस्टिंग करते हैं Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन के साथ, आपको सोडियम क्रोमेट मिलता है। सोडियम क्रोमेट को आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है। सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ रिएक्ट करते हैं और आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलता है। सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट में बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन आता है कि potassium dichromate is preferred over Na2Cr2O7 as a primary standard in volumetric analysis because Na2Cr2O7 is hygroscopic in nature but K2Cr2O7 is not। और दूसरा रीजन, solubility of Na2Cr2O7 is higher than that of K2Cr2O7। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत प्यारा सा पॉइंट है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ये एक रिवर्सिबल साइन है। क्या है, ये होता है क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन होता है येलो कलर का, और ये स्टेबल होता है एल्कलाइन मीडियम में। ये होता है तुम्हारा डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन कलर होता है ऑरेंज, और ये स्टेबल कहाँ होता है, एसिडिक मीडियम। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा क्रोमेट आयन CrO4 2 माइनस, और ये डाइक्रोमेट CrO4 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑरेंज रेड कलर का होता है। केमिकल प्रॉपर्टी में अगर इसको हीट करते हैं तो K2Cr2O7 K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस 3/2O2 में कन्वर्ट होता है। K2Cr2O7 में जैसे KMnO4 में बवाल है ना, बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में याद करने का, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एसिडिक मीडियम में ही काम हो रहा होता है। H2S में कन्वर्ट होता है, बाकी सब चीजें सेम है, SN2 प्लस SN4 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस, ये I माइनस यानी कि X माइनस X2 में कन्वर्ट हो रहा है, एंड एक्सेट्रा। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ा था। बच्चा करता क्या है कि जैसे K2Cr2O7 और H2SO4 को कंबाइंड देखा तो सोचता है ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो NaCl को कैसे ऑक्सीडाइज कर सकते हो, Na तो ऑलरेडी +1 है, इट कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब समझ जाना कि ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की बात हो रही है। यहाँ पे रेड ब्राउन रेड ऑरेंज वेपर मिलते हैं क्रोमिल क्लोराइड के, एंड ये जो क्रोमिल क्लोराइड है गिटार्स रिएक्शन में भी यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये क्रोमिक क्लोराइड को जब हम लोग NaOH से पास करते हैं तो Na2CrO4 का एक येलो सोल्यूशन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, और फिर ऐसे K2Cr2O7 को जब हम लोग एमाइल अल्कोहल में डालते हैं जिसके अंदर H2O2 होता है तो वो CrO5 देता है। ये इवन JEE एडवांस में पूछा गया है बेटा कि उसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो CrO5 आप समझ रहे हो ना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, पेरोक्साइड लिंकेज दो होते हैं, -1 -1 -1 -1 -2, यानी कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। रिएक्शन विद C2H5OH इज यूज्ड इन ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट, क्योंकि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो होता है तुम्हारा ऑरेंज कलर का, और जब तुम उसके साथ H2SO4 और C2H5OH डालोगे तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है CH3COH में, और प्लस Cr2SO4 होल क्यूब का ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिलता है।
तो फूकी मारने पर ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, तो मतलब तुम पिए हुए हो, चलो बेटा चालान कटवाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट पानी पी के बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आप जान रहे हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, में कोई दो राय नहीं है। एलिमेंट्स यहां पर एंटर करते हैं n-2 f ऑर्बिटल्स में। पोजीशन इन दी पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को पोजीशन दी गई है एकदम की तरह। लेंथेनाइड सीरीज का स्टार्टिंग और एंडिंग एटॉमिक नंबर 5871 याद रखना है। पहला एलिमेंट सीरियम और लास्ट एलिमेंट लेंथेनाइड्स का होता है ल्यूटेटियम। सीलू एक्टिनाइड सीरीज का पहला एटॉमिक नंबर 90, लास्ट 103। थोरियम एंड लॉरेंशियम, ये भी याद रखना है। Lanthanides are the reactive elements, do not found freely in the nature. Most important minerals for the lighter lanthanides are this याद करने वाली बात है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो xenon, फिर 4f यानी कि n-2 1 से 14, 5s2, 5p6 एंड 5d 0 से 1 एंड 6s2। तो तुम इसको कट शॉर्ट कर सकते हो। इसमें अगर तुम ये 5s2 5p6 ना भी लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। दिस इज n-2, n-1 एंड दिस इज ns2। एटॉमिक नंबर ये पूरे लेंथेनाइड सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसी पर बेस्ड भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको मैं लिख देता हूं #J स्पेशल। मतलब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जिसको मैंने जैसे ये येलो ग्रीन येलो 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 से मार्क किया, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैडोलिनियम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें समझ में नहीं पाता कि बच्चा 4f8 कर देता है, लेकिन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत अगर माने तो 4f7 5d1 6s2। ओके। प्रोमीथियम जो होता है ये एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट है लेंथेनाइड्स में, बाकी सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव है। और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है प्रोमीथियम, ये आपका सिंथेटिक है, मैन मेड है। तो सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक एक बार आप देख लीजिएगा। इसका न्यूमोनिक्स कुछ इस प्रकार होता है, सिर पर नदी पैरों में समुंदर, पर नदी पैरों में समुंदर, यू गॉट तब डाई हो इंजीनियर तुम ये भी लो। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। रीजन आप समझ लेना बड़ा आसान है कि देखो आउटर मोस्ट में 6s2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो जाने ही जाने वाले हैं। साथ में अगर 5d में एक इलेक्ट्रॉन है या 4f में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो भी आराम से निकल जाएगा। ओके। +3 इज अ वेरी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। और +4 में कौन कौन आता है ये एलिमेंट याद करना, CETB ND DY PR। और +2 में कौन कौन है, SMEU TMYB याद करना है, आएगा 100% आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो भैया इट इंक्रीजेस विद द सेम, वही बात है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इट इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां कम होने लगेंगे वहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होने लगेगी। 0 to 7 में बट ऑब्वियस की बात है इट इंक्रीजेस और उसके बाद इट डिक्रीजेस। Lanthanum and lutetium ions are diamagnetic while all other tripositive lanthanide ions are paramagnetic। बहुत इंपॉर्टेंट, इस सब देखो लर्न करना, इसमें कुछ समझाने वाला तहत है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद भाई उसके +2 +4 +3 वैलेंसी किसकी कहाँ ज्यादा है वो तुम्हें याद करनी है। अपने समझ में आ जाएगा पैरा है कि डाया है, पैरा डाया याद करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है यार। कलर किस वजह से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ FF ट्रांजिशन, जैसे DD ट्रांजिशन वैसे FF ट्रांजिशन। उसके बाद बट ऑब्वियस की बात है वही लेंथेनाइड्स जैसे जो कलरलेस होंगे जिसके पास 0 या 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाकी सब में तो कलर रहता ही रहता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भैया अगर आप देखें तो अभी डिस्कस किया था कि फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5d इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से हमको इररेगुलर वेरिएशन नहीं दिखता है। आप लेंथेनाइड सीरीज के अंदर अक्रॉस द पीरियड जब जाएंगे तो एक रेगुलर डिक्रीज दिखाई देगा La3+ से Lu3+ तक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख ली है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये उसके बारे में बताया गया। एप्लीकेशन की बात करें तो एटॉमिक साइज और डाउन द ग्रुप जाते हुए जैसे HF का ZR के बराबर हो जाता है, ये भी आपको बता दिया है। बेसिक नेचर की बात करें तो जैसे आपने वो फजान रूल पढ़ा है ना कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज छोटा होता है, एटॉमिक साइज ऑफ द कैटायन विल रिजल्ट्स इनटू द मोर कोवेलेंट करेक्टर या लेस आयनिक करेक्टर। तो
इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स रेगुलरली डिक्रीज। तो LaOH होल क्यूब मोर बेसिक है क्योंकि स्टार्टिंग एलिमेंट है। अगर हम La लेंथेनम को लेंथेनाइड्स का बगल में रखें और उसको देखें तो एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और लास्ट में जाते जाते Lu आ जाता है, तो LuOH होल क्यूब इज लीस्ट बेसिक, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो OH माइनस को लिबरेट नहीं कर पाएगा आसानी से, क्योंकि इनके बीच में एटॉमिक साइज का डिफरेंस बहुत 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 छोटा होता है, इसलिए इनको सेपरेट कर पाना और इनकी केमिस्ट्री को अलग से पढ़ पाना एलिमेंट वाइज थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के, और ये कुछ उसकी रिएक्शन है। किसी भी लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है तो हेलोजन के साथ LnX3 बनाएगा, पानी के साथ LnOH होल क्यूब बनाएगा, यहाँ पे कार्बाइड्स बनाएगा, यहाँ नाइट्राइड, सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। मिश मेटल क्या होता है? एलॉय ऑफ लेंथेनाइड होता है जिसमें मेनली सीरियम होता है और आयरन होता है, आता है। मिश मेटल इज वेरी कॉमन। एक्टिनाइड्स की बात करें तो भैया 5f में जो ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो वो एक्टिनाइड्स कहला रहे होते हैं। इसमें सब रेडियो एक्टिव हैं। और मैन मेड कौन सा है? NP से लेकर LR तक, और जो पहले 3 हैं वही एक्टिनाइड सारे के सारे नेचुरल हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे वहां पे लेंथेनाइड में Xc होता है, यहाँ पे रेडॉन होता है, फिर ये 5f 6d और 7s का प्रयोग होता है। ये सारे एलिमेंट्स हैं। याद करने का तरीका आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं कि थापा क्यू न्यूज़पेपर पुराना, तो इसको कैसे याद करें? तारक, तारक मेहता समझते हो? तारक ने पढ़ा क्यू न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिकेंगे कैलिफोर्निया में, ऐसा फरमाया मैराडोना लारा ने। कुछ भी है मुझे पता है लेकिन याद कर लेना। ये रही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये भाई 5 है, ये प्रिंटिंग है, सॉरी। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी लेंथेनाइड्स की तरह +3 होती है, लेकिन एक बार याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा लेंथेनाइड शो करता है कि एक्टिनाइड शो करता है? किसी एक में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, लेंथेनाइड्स की एक्टिनाइड्स। ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तुम्हारी नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी। Highest oxidation state in the actinide is +7, which is shown by this, but it is very unstable. And highest stable oxidation state is by +6, which is shown by Q. फिजिकल अपीयरेंस में देखें तो ये सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं और दे गेट टार्निश, टार्निश मतलब थोड़े से पुराने, थोड़े से जंग खाए हुए, व्हेन दे एक्सपोज टू अटैक ऑफ एल्कलीज। डेंसिटीज अच्छी खासी रहती हैं, हाई रहती हैं। कलर की बात करें तो फिर से FF ट्रांजिशन की बात है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मैग्नेटिक करेक्टर, रेडियो एक्टिव, सारे ही रेडियो एक्टिव है। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन जैसे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है ना, रेगुलर डिक्रीज होता है, एक्टिनाइड में भी रेगुलर डिक्रीज होता है, क्योंकि वो लेंथेनाइड में डिक्रीज था तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन था, ये एक्टिनाइड में डिक्रीज है तो एक्टिनाइड कंट्रैक्शन है। तो यहाँ पे सब ये जो बेसिक पॉइंट्स है सब याद करने वाले हैं। ये क्या क्या डिस्टिंक्शन है, क्या क्या डिस्टिंक्शन है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में। पहले तो कंपैरिजन पॉइंट्स ऑफ रिजेंबलेंस की बात हो रही है, तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों में ही +3 होती है, दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, दोनों के कैटायंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक होते हैं, दोनों FF ट्रांजिशन शो करते हैं जिसकी वजह से कलर्ड होते हैं, और दोनों के अंदर एक डिक्रीमेंट होता है आयनिक साइज का। एक लेंथेनाइड्स में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। डिस्टिंक्शन की बात करें तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, लेकिन +2 और +4 भी होता है, लेकिन इसके पास +3 +4 +5 +6 सब होता है। यानी कि अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर समझ गए होंगे। एनर्जी गैप 5f 6d 7s में कम होता है। ये वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करने की टेंडेंसी एक्टिनाइड्स में। लेंथेनाइड्स हैव लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जिसके पास ज्यादा रहती है। एक्सेप्ट प्रोमीथियम सब नॉन रेडियो एक्टिव है, ये सारे रेडियो एक्टिव हैं। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनाइड्स आर लेस बेसिक और ये मोर बेसिक। कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एक्टिनाइड्स हैं, थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम के, जरूर याद कर लेना। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए थोरियम होता है, न्यूक्लियर फ्यूल के लिए यूरेनियम होता है। मैच द फॉलोइंग में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जेई में देखने को मिलते हैं।
जरूर आता है बेटा, याद रखना। इस माइंड मैप में कोई ऐसा स्लाइड नहीं है जो लेस इंपॉर्टेंट हो, सभी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक बॉम्ब के अंदर काम आता है प्लूटोनियम का, और यहाँ पर आता है बहुत बड़ा शुक्राना। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस, एंड प्लीज मेक अ नोट, अच्छे से करके जाना। ऑल द बेस्ट, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।